हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो साइंस का प्रीवियस पेपर कर रहे हैं, रेलवे का जितना भी सारे एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन आए हुए हैं फिजिक्स का, वो आज हम लोग 111 पर पहुंच चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग 111 से आगे करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में 111 तक कंप्लीट हो चुका है। चलिए आज हम लोग 111 से स्टार्ट करते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए। यानी कि वो किस प्रकार का है। एक तो बात आपको पता है कि अत्यधिक छोटा है और आभासी, प्रतिबिंब आभासी है। तो हमको पता है कि अवतल दर्पण में आभासी भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है अवतल दर्पण में, लेकिन ये अत्यधिक छोटा नहीं बनता। छोटा कब बनेगा? जब वो फोकस पड़ेगा इसका, जब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा तो अत्यधिक छोटा बनेगा। इसका मतलब वस्तु को अनंत पर रखना पड़ेगा तो अवतल दर्पण ये काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या दिया। सी और फोकस के बीच अवतल दर्पण नहीं हो सकता। वक्रता केंद्र और अवतल दर्पण ये भी नहीं हो सकता। वक्रता केंद्र सी ही करता है। अनंत और अवतल दर्पण, अनंत और अवतल दर्पण, तो अनंत पर रखेंगे तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ कर अत्यधिक छोटा हो तो इसका मतलब ये तो कंफर्म नहीं है। लेकिन अनंत और उत्तल दर्पण ये सही है, क्योंकि इसी का तो अवतल दर्पण में ही तो उल्टा काम हो जाता है ना। तो ये अनंत पर रखेंगे तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा अत्यधिक छोटा बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन 111 का 4 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, जल में डुबोए जाने पर कोई क्षण पात्र के अंतरापृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है। यह डैश का एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? प्रकाश के विस्थापन का, ये नहीं हो सकता है। प्रकाश के परावर्तन का, ये भी नहीं हो सकता है। प्रकाश के अपवर्तन, ये सही है। तो जो भी चीज अगर जल में किसी को डुबाते हैं तो वो थोड़ा सा उठा हुआ और थोड़ा सा चपटा महसूस होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये देख लीजिए आरएससी ग्रुप डी 27/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के प्रवर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? आप कथन दिया हुआ है, इसके अनुसार आपको ऑप्शन टिक करना है। पहला है उत्तल दर्पण इसके मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। ये कभी नहीं करता, ये अवतल दर्पण करता है। दूसरा, अवतल दर्पण इसके मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा, उत्तल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित करता है, कभी नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ वास्तविक करता है, आभासी नहीं करता। चौथा, अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। ये भी सही है। इसका मतलब ये दो कथन सही है, बी और डी। अब ऑप्शन देखते हैं। ए और डी नहीं हो सकता है। बी, ए और सी नहीं हो सकता है। बी और डी, केवल इसमें क्या करा है? बी और ऑप्शन क्या है? बी और यहाँ पे सी थे।
यहाँ पर बी और सी, ये डी नंबर ऑप्शन है, केवल बी और डी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 114, जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसका डैश बदल जाता है। ये क्लास में भी बहुत बार इसका जिक्र किए गए हैं, जो हम लोग क्लास चलाते हैं। देख लीजिए 27/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी का ही है। आरआरसी अब हो गया, आरआरबी का नाम चेंज हो गया, आरआरसी ग्रुप डी का है। तो इसमें क्या, तरंग दैर्घ्य कभी भी चेंज नहीं होता है, आवृत्ति तो होता ही नहीं, रंग तो बदलता है, क्या चेंज हो जाता है, चाल चेंज हो जाएगा जब एक से दूसरे माध्यम में जाएगा। तो वही तो कह रहा है, जल से हवा में जाएगा, इसका मतलब माध्यम चेंज हो रहा है तो चाल बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश डैश है। तो प्रकाश क्या डैश है, परावर्तित होगा, नहीं होता है, अपसरित होगा, ये भी नहीं होता है, टिमटिमाएगा, ये नहीं होगा, वर्ण विक्षेपित हो जाता है। क्या होता है इसका, वर्ण विक्षेपित। ये भी देखिए आरआरसी ग्रुप डी 19/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है, 29/9। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, रात्रि में तारे डैश के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पहला, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय परावर्तन, ये नहीं होता है, परावर्तन के कारण नहीं होता है। वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, ये भी नहीं होता है, इसके कारण तो लाल हरा यानी कि रंग का परिवर्तन होता है। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय प्रकीर्णन, ये भी प्रकीर्णन इसमें सहायता नहीं करता। तो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन ये होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा। देख लीजिए आरआरसी ग्रुप डी 27/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, एक प्रकाश किरण हवा से 1.33 के अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करती है तो किरण डैश है। तो ये घटना बताना क्या हो जाएगी, कल अभिलंब के लंबवत हो जाएगी, ये तो कभी होगा ही नहीं, अभिलंब से दूर की ओर झुकेगी। अब यहाँ पर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किसका अपवर्तनांक ज्यादा है। जैसे मान के लिए कि ये अभिलंब लाइन है, मान के पूरा खींच लेते हैं, और हवा, क्योंकि हवा का अपवर्तनांक जल से कम होता है। अगर यहाँ से ये चीज आया, मान के लिए यहाँ से आया, ये हवा माध्यम है, और ये आप किस में आएगा, जल में आएगा। तो जल का तो अपवर्तनांक 33 है, यानी कि हवा के अपवर्तनांक से ज्यादा है। तो ये जो जाना चाहिए इसको यहाँ ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो उधर नहीं जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ये अभिलंब से दूर की ओर झुकेगा, ये नहीं हो सकता है, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही पड़ेगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, फोकस दूरी f वाला एक अवतल दर्पण ध्रुव से u दूरी पर रखी गई वस्तु का ध्रुव से v दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है,
तो ये u प्लस वी बाई यू भी ये नहीं होता, इसका हम लोग क्लास में डिस्कस किए हुए, ये माइनस में नहीं होगा। जो हम लोग का व्यंजन प्राप्त किए थे, तो ये u भी बटे u प्लस भी आया था। आप जब जैसे साइंस का क्लास सर्च मारिएगा तो वहां आपको दिख जाएगा। ये आपको आरएससी ग्रुप डी 28/9/2022 आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या है? यहां देखिए, ये लेंस बोला गया है, ये नहीं बोला है, उत्तर और अवतल नहीं लगाया है, सिर्फ लेंस बोला है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देनी बात है, कोई मिसप्रिंट वाली बात नहीं है, बस हमेशा याद रखिए। अगर हमको उत्तर लेंस बोल देता, उत्तर लेंस, तो हम माइनस टिक करना, यानी कि माइनस प्लस टिक करते हैं। और अवतल लेंस, ये उत्तर लेंस प्लस होता है, अवतल लेंस माइनस होता है, ये ध्यान रखना। उत्तर लेंस क्या होता है? प्लस, और अवतल लेंस क्या है? माइनस। लेकिन यहाँ पे किसी का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ लेंस पूछा, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, आप हमेशा प्लस वाला टिक कीजिए। ये आरआरसी ग्रुप डी 2022 का 29 तारीख का डेट का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल है, कोई कंफ्यूज नहीं, बस इतना याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 120। यदि एक समानांतर प्रकाश किरण पुंज अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है, तो उक्त किरणें डैश पर अभिसरित होगी। बहुत बार पढ़ा है, तो समानांतर नहीं है तो कहाँ? मुख्य फोकस तल पर अभिसरित होगा, सीधी बात है। तो ये देख लीजिए, आरआरसी ग्रुप डी 2019-29 तारीख के डेट में इवनिंग शिफ्ट का सवाल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 121। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण डैश है। पहला है ओ विचलित रहेगी, यही तो सही है, लेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मुड़ जाएगी, परावर्तित रहेगी, विचलित होगी, ये सब सही। लेकिन ये क्या है? ओ विचलित रहेगी, बस इतना ही ध्यान रखना इसमें। इसे सवाल देख लीजिए, आरआरसी ग्रुप डी 30/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। ये ज्यादा लॉन्ग सवाल है भी नहीं, इजी है, लेकिन बच्चे यहाँ पर मिसप्रिंट कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 122। अपवर्तनक म्यू, अपवर्तनक को म्यू से डिनोट करते हैं। हवा में प्रकाश की चाल c और माध्यम में प्रकाश की चाल v के मध्य क्या संबंध है? ये तो सूत्र ही है, काफी बार क्लास में इसका चर्चा किया गया। तो c बराबर म्यू बाय v नहीं हो सकता, v बराबर ये भी नहीं हो सकता, 1/म्यू, तो ये यहाँ जाए, ये भी नहीं हो सकता। तो म्यू बराबर c बाय v, यानी कि अपवर्तनांक बराबर क्या होती है? प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, जो वस्तु है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करेगा। ये भी आप देख लीजिए, आरआरसी ग्रुप डी 7/10/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित में से
कौन सी होगी ये बताया जा रहा है। तो हम आपको बता दें, तो थोड़ा सा हम समझा देते हैं यहाँ पे, हालांकि इसका सारे का क्लास बना हुआ। देखिए हम लोग को पता है कि आपतित किरण की दिशा में जितना भी दूरी होगा वो पॉजिटिव होगा, आपतित किरण की दिशा में। दूसरी बात क्या है, अगर हम एक थोड़ा सा इसको समझने के प्रयास करें, ये मान चलिए ध्रुव हो गया, ताकि हम लोग यहाँ पे ध्रुव से ही दूरी को मापते। अगर ध्रुव से नीचे की ओर जाएंगे तो ये आपको नेगेटिव मिलेगा, ध्रुव से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये आपका पॉजिटिव मिलेगा। और आपतित किरण की दिशा में अगर हम दूरी को लेंगे तो वो भी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ हम आप लोग का क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तल दर्पण के लिए F ऋणात्मक और धनात्मक, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। उत्तल दर्पण के लिए F ऋणात्मक और ऋणात्मक, ये भी आपको चिन्हित नहीं कर पाइएगा। अवतल दर्पण के लिए F धनात्मक और ऋणात्मक नहीं, ये भी ऐसी कोई बात नहीं है। अवतल दर्पण के लिए F ऋणात्मक और R ऋणात्मक, ये सही है कि अवतल दर्पण में F भी ऋणात्मक होता है और R भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से क्वेश्चन को टिक करना है। ये देखिए RRC ग्रुप डी 30/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, जल में डूबे हुए कुछ कांचों को देखने पर उसका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक गैस के रूप में कार्य करता है। तो आप यहाँ देख लीजिए, अगर देखिए बड़ा तभी आप नजर आएगा, या तो दर्पण कैसा होना चाहिए, अवतल, अवतल दर्पण बड़ा चिन्ह दिखाई देता है, यानी बड़ा वस्तु दिखाई देता है, या नहीं तो लेंस जब होगा तो इसको होना पड़ेगा उत्तल, तभी ये बड़ा दिखाई देगा। बस अब हम चेक कर लेते हैं, समतल दर्पण हो नहीं सकता, समतल अवतल हो नहीं सकता, अवतल लेंस नहीं होगा, अवतल दर्पण होगा। इसका मतलब क्या होगा, उत्तल लेंस सही हो जाएगा। तो आप देख लीजिए RRC ग्रुप डी 7/10/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, एक लेंस के दो फोकसकों को मिलाने वाली रेखा डैश कहलाती है। दो फोकस को मिलाती है तो उपाक्षीय किरण ये नहीं कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या ये भी नहीं होगी, फोकस दूरी तो होता ही नहीं है, इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा। लेंस है ना, लेंस में दो फोकस होते हैं, ये हमेशा याद रखिए। तो क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। RRC ग्रुप डी 7/10/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है, एक बार आप चेक कीजिए, पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, जब एक किरण गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र C से गुजरती है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण कितना होगा। तो ये तो बहुत बार बता चुके हैं। तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच जो बनने वाला केंद्र है वो 0 डिग्री होता है। वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ये भी देख लीजिए, आपका मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल 11/10/2022 का।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है। ये क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन है। तो ये जो कहलाता है अपवर्तनांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 128 नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता के कारण डैश होता है। जब ज्यादा वक्र हो जाएगा तो आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 129 वर्ण क्रम के दो रंगों में से कौन सा एक रंग दूरतम सीमा बनाता है। आपको दो कलर बताना है जो दूर तक सीमा बनाता है। तो हम लोग को तो पता है एक बैगनी और दूसरा क्या लाल। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। जैसे आप देख लीजिए VIBGYOR देख लीजिए दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है। यही पूछ रहा था दूरतम सीमा कौन बनाएगा। तो बैगनी और लाल बनाएगा। RRB NTPC CBT 1 7/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 130 गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है। जहां पर वो दर्पण पृष्ठ बिंदु जहां पर वो परावर्तित होती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये भी देख लीजिए RRB NTPC CBT 1 का 12/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट का ये भी सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 मरीजों के दांतों की बड़ी प्रतिबिंब को देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये तो सारे को पता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज को बड़ा दिखाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको RRB NTPC CBT 1 का जो 9/1/2021 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 आंखों की अपनी फोकस लंबाई को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख का डैश कहा जाता है। तो ये आंख का जो है ना सममंजन क्षमता कहा जाता है। ये भी देख लीजिए RRB NTPC CBT 1 का सवाल है 11/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी की एक सीट का प्रकाशीय भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ भी मौजूद नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है। जो भ्रम होता है इसे हम लोग मृग तृष्णा कहते हैं। ये RRB NTPC CBT 1 का सवाल है जो 11
तारीख 11वां महीना 2021 का जनवरी का सवाल इवनिंग शिफ्ट का पूछा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 134। एक माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को डैश के संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। जो क्षमता होते हैं ना, उसको हम लोग प्रकाशीय घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 12/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? पहला कारण प्रकाश वोल्टीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश गतिक प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण प्रभाव। तो आप लोग को हम एक बार क्लास में बताए थे कि जो आपको सौर ऊर्जा मतलब क्या होगी, जहां से वोल्ट प्राप्त होगा। तो यहाँ से विद्युत प्रभाव तो है नहीं, क्योंकि वो तो घूमता तो है नहीं। घूमेगा कौन? अगर टरबाइन घूमेगा तब विद्युत प्रभाव दिखेगा। प्रकाश गति के कारण तो उसको नहीं मिलता, घूर्त वही तो बोल रहा है कि जैसे कि मोटरसाइकिल गति दे रहा है, तो वो भी नहीं हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण नहीं, इसका मतलब वोल्टीय प्रभाव, वोल्ट के द्वारा उसमें सौर ऊर्जा में क्या इलेक्ट्रॉन जो सीजियम प्रयोग किया जाता है तो उसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम लोग का तो हम लोग बता रहे थे कि इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का है, जो 13/1/2021 मॉर्निंग शिफ्ट का पूछा हुआ सवाल है। तो आप देखिए हम लोग 135 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का कर चुके हैं। पहले जो प्रकाश चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन थे, जैसे दर्पण हो गया, लेंस हो गया, तो उससे संबंधित जितना क्वेश्चन थे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ सारे को कर लिए। अब हम लोग एनटीपीसी में जितना भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश से संबंधित सारे क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद फिर एएलपी, इसके बाद फिर टेक्नीशियन। इस प्रकार से फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चन अभी तक रेलवे ने पूछा है सारे का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर भी कर दें, ताकि सारे को वीडियो प्रोवाइड हो सके। धन्यवाद।